यह केस न सिर्फ वक्त के साथ कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, CCTV images of the crime scene have been destroyed. बल्कि ऐसे ढेरों सवाल छुपाए हैं जिनके जवाब इंसाफ और सच के खातिर मिलना बेहद जरूरी है। वो एक डॉक्टर थी, वो हीलर थी, लोगों की जान बचाते बचाते उसके साथ एक हीनियस क्राइम हुआ है। वक्त गुजरने के साथ वो हर कोशिश की जा रही है जिससे एक बड़ी साजिश पर पर्दा पड़ सके। सीबीआई के पहुंचने से पहले ही सबूतों को नष्ट करने की कोशिश शुरू हो गई थी। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। इस केस में हम जानेंगे कि कैसे कई दशकों से आरजीकर कॉलेज की दीवारों के पीछे एक ऐसा रैकेट चल रहा है जिसमें लाशों को भी नहीं बख्शा गया, और जब भी किसी ने इसे एक्सपोज करने की कोशिश की तो उसका भी अंजाम बुरा ही हुआ। इस केस में ऐसे काले राज हैं जिसे दबाने के लिए पुलिस के ऐसे अधिकारी को केस सौंपा गया जिस पर साल 2013 के कामदुनी केस को बिगाड़ने और अपराधियों का साथ देने का इल्जाम लगा था। हमने पूरी कोशिश की है कि इस केस में न सिर्फ हर उस पहलू पर सवाल उठाए जाएं, बल्कि हर उस एंगल और हर उस डिटेल का बारीकी से एनालिसिस किया जाए जिसे मिटाने के लिए बड़ी बड़ी ताकत अपना पूरा जोर लगा रही हैं। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। यकीन मानिए यह केस जितना दिख रहा है उससे भी कहीं ज्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि इसके तार आरजीकर कॉलेज के इतिहास के काले पन्नों से जुड़ते हैं। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और प्लीज सबसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह आवाज दबनी नहीं चाहिए। इस केस में और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। यह केस काफी सेंसिटिव है और इंटरनेट एंड अलग अलग बड़े मीडिया हाउसेस के फैक्ट्स में टाइम और इंसिडेंट को लेकर भी इरेगुलरिटीज हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश रही है कि जो भी फैक्ट्स इस डॉक्यूमेंट्री में मेंशन किए गए हैं वो हॉस्पिटल स्टाफ, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड लोकल मीडिया पर्सनल से वेरीफाइड हो, एंड फॉर द सेफ्टी एंड प्राइवेसी उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है। उन सभी लोगों का भी शुक्रिया जो भी सच को बाहर लाने के लिए इस केस के इनपुट और इनसाइडर न्यूज़ मुझ तक लेकर आए हैं। इस केस में सबसे पहले हम पूरे इंसिडेंट को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन के मिसिंग पॉइंट्स, लूप होल्स एंड कॉन्स्पिरेसी के ऊपर भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी तक ये सीसीटीवी फुटेज पब्लिक नहीं की गई हैं, इसलिए पहले समझते हैं पूरे इंसिडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन को जिसे कोलकाता पुलिस ने डिस्क्राइब किया है। आपको ये आसानी से समझ आ सके इसलिए हम फ्लोर मैप एंड विजुअल्स का यूज़ करेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 8 अगस्त 2024 गुरुवार की रात 11 बजे एक शख्स सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई देता है और ठीक आधे घंटे बाद 11:30 बजे उसी तरफ से वापस लौटते हुए दिखाई दिया। 1 घंटे 20 मिनट बाद 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार रात 12:30 बजे डॉक्टर तिलोत्मा हाथ में रात का खाना लिए हुए अपने 4 साथी जूनियर डॉक्टर्स के साथ सेमिनार हॉल में जाती हैं। 2 घंटे बाद रात 2:30 चारों जूनियर डॉक्टर्स सेमिनार हॉल से निकलते दिखते हैं। 1 घंटे 30 मिनट बाद सुबह 4 बजे एक शख्स उसी सेमिनार हॉल की तरफ जाते दिखा जहां डॉक्टर तिलोत्मा रेस्ट कर रही थी, और लगभग 37 मिनट बाद 4:37 वही शख्स वहां से बाहर निकलते दिखा। उस फ्लोर में 2 सीसीटीवी कैमरा थे जो आप इस मैप पर देख सकते हैं। सीसीटीवी 1 जो सेमिनार हॉल वाले कॉरिडोर में था और सीसीटीवी 2 जो फ्लोर के एंट्री गेट के पास था एंड पेशेंट वार्ड वाले कॉरिडोर को कवर करता था। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे कॉरिडोर्स को कवर करने के लिए सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड थे जो एक सिरे पर लगे हुए थे। 4 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त गुजर जाता है और लगभग सुबह 9 बजे एक जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल की तरफ तो गया, लेकिन अंदर यह सोचकर नहीं गया कि लेडी डॉक्टर आराम कर रही होंगी, इसलिए वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। यह बात उसने अपने बयान में भी पुलिस को बताई। ठीक आधे घंटे बाद सुबह 9:30 बजे एक जूनियर डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में दाखिल होता है, लेकिन जो मंजर उसे अंदर जाते ही दिखा वो किसी भी इंसान का दिल दहला दे। अभी तक जो भी इंसिडेंट मैंने आपको बताया है वो कोलकाता पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है, एंड एज पर पुलिस ये सभी टाइम स्टैम्प्स और एक्टिविटीज़ इमरजेंसी डिपार्टमेंट बिल्डिंग में 3rd फ्लोर के कॉरिडोर में लगे 2 सीसीटीवी कैमरा से वेरीफाइड है। 9 अगस्त की सुबह 9:30 बजे के बाद एक्चुअली में क्या हुआ, अब इसकी बात करते हैं। लेडी डॉक्टर की बॉडी एक ब्लू मैट्रेस के पास पड़ी हुई थी जिससे आधे कपड़े गायब थे जो
बॉडी के बगल में ही पड़े हुए थे। एक हेयर क्लिप और टूटा चश्मा पास में ही बिखरा हुआ था। शरीर का शायद ही कोई कोना बाकी होगा जिसमें दरिंदगी की दास्तान खून से ना लिखी गई हो। दोनों आंखों से बहता खून, चेहरे से लेकर प्राइवेट पार्ट्स तक किसी भी अंग को नहीं बख्शा गया था। देखते ही देखते सेमिनार हॉल में भीड़ जुट गई। माना कि डॉक्टर्स का दिल मजबूत होता है क्योंकि उनका पेशा ही ऐसा होता है, लेकिन वहां मौजूद किसी भी शख्स का दिल ऐसे मंजर को देखने के लिए बना ही नहीं था। एक हॉस्पिटल के अंदर जिस जगह लोगों की जिंदगी बचाई जाती है, वहीं पर ही काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाएगा, ये बात बेहद डरावनी है। जब ये खबर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची तो कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने बेहद शर्मनाक हरकत की। सुबह 11 बजे प्रिंसिपल ने असिस्टेंट सुपर से लेडी डॉक्टर के घर फोन करवाया। पेरेंट्स के पास पहले फोन गया कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। यह खबर सुन परेशान माता पिता वापस कॉल करने लगे, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। और फिर 15 मिनट बाद 11:15 बजे उनके पास कॉल आया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, जबकि 12 घंटे पहले ही 8 अगस्त की रात 11:30 बजे उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी। हालचाल लेने के बाद लेडी डॉक्टर ने अपनी मां को बताया भी कि उन्हें वार्ड में राउंड पर जाना है। गौर करने वाली बात है कि 15 मिनट में 2 अलग अलग रीजन क्यों मेंशन किए गए। क्या साजिश रचने की तैयारी वहीं से शुरू हुई या फिर यह इस पूरे षड्यंत्र का पहला कदम था? प्रिंसिपल ने ना सिर्फ इसे खुदकुशी डिक्लेयर कर दिया बल्कि स्टेटमेंट दिया, इट वॉज इररिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल टू बी अलोन एट नाइट। यानी ना सिर्फ ये झूठ फैलाया बल्कि ब्लेम भी लेडी डॉक्टर पर डाल दिया, जबकि डेड बॉडी की कंडीशन को देख साफ समझ आ रहा था कि उनके साथ किस हद तक दरिंदगी की गई है। डॉक्टर तिलोत्मा के पेरेंट्स को 3 घंटे तक बिठा के रखा गया और उन्हें अपनी बेटी को देखने तक नहीं दिया जा रहा था। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। रही बात सेमिनार हॉल में रात में अकेले रुकने की, तो डॉक्टर तिलोत्मा एक 2nd ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी जो चेस्ट मेडिसिन से MD परस्यू कर रही थी और वो उस रात 36 घंटे की ऑन कॉल ड्यूटी करके लौटी थी। इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद रेस्ट करने के लिए वो उस रात सेमिनार हॉल में सोने के लिए गई थी, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में ना वहाँ डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए कोई चेंजिंग रूम है और ना ही कोई रेस्ट रूम। ऐसे में डॉक्टर्स अक्सर सेमिनार हॉल में ही आराम कर लेते थे। सब जानते हुए भी प्रिंसिपल का ऐसा बयान वहाँ के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का खून खौल उठा और शुरू हुआ एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसकी आवाज़ उठी तो कोलकाता से, लेकिन आज पूरे देश के डॉक्टर्स इस प्रोटेस्ट में साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि सभी को इस केस की इन्वेस्टिगेशन में हुए खुलासे उस स्क्रिप्ट की तरह नजर आ रहे हैं जिसमें एक बहुत बड़ी साजिश को छुपाने के लिए नए नए किस्से और किरदार गढ़े गए हैं। सबसे पहला ब्लंडर कहेंगे या फिर प्लान, उस क्राइम सीन को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने सील नहीं किया, जबकि पहला स्टेप होता है क्राइम सीन को सील कर वहां पुलिस के आने तक लोगों के आने जाने को रोकना, ताकि क्राइम सीन पल्यूट ना हो सके और वहां मौजूद एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग ना हो पाए। कुछ ही देर में क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस की एक टीम ने सबसे पहले CCTV फुटेजेस के बेसिस पर सस्पेक्ट लिस्ट तैयार की। वहीं दूसरी टीम क्राइम सीन पर मौजूद एविडेंसेस को कलेक्ट करने लगी। वहां पर उन्हें लेडी डॉक्टर का फोन और लैपटॉप भी पड़ा मिला। साथ ही एक बहुत अहम एविडेंस पुलिस के हाथ लगा, एक ब्लूटूथ नेक बैंड। एज पर रिपोर्ट्स पुलिस ने जब दोबारा फुटेजेस को क्रॉस चेक किया तो उन्हें देर रात उस फ्लोर के कॉरिडोर पर कुछ लोग दिखे जो मोस्टली जूनियर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ के थे। तभी उनकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते हुए दिखाई दिया। उस वक्त उसके गले में वो नेक बैंड पड़ा हुआ था, लेकिन 4:37 पर जब वो हॉल से बाहर निकला तो वो नेक बैंड गायब था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह आदमी हॉस्पिटल स्टाफ से जुड़ा नहीं है। ऐसा सामने आया कि फिर पुलिस ने अपनी सस्पेक्ट लिस्ट के 5-6 लोगों से पूछताछ की और सभी के फ़ोन जब्त कर उस नेक बैंड के ब्लूटूथ से कनेक्ट करने का ट्राई किया और उनमें से एक फ़ोन से वो कनेक्ट हो गया। वो फ़ोन था संजय रॉय का। संजय रॉय ही वो शख्स था जो CCTV में सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते दिखा था। अब समझिएगा केस को कैसे एक डायरेक्शन में मोड़ा गया। पुलिस ने बताया कि कैसे थोड़ी सी सख्ती करने पर संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्यूज़ में हर जगह संजय रॉय और उसके पास्ट एंड रिकॉर्ड के बारे में
खबर आने लग गई। जांच में पता चला कि कोलकाता पुलिस के अफसरों का करीबी होने के नाते अस्पताल के सभी विभागों में उसकी पहुंच थी। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर था, जिसे सिविक पुलिस भी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में सिविक वॉलंटियर्स का अपॉइंटमेंट लो रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स की मदद करने के लिए किया गया है और इनकी ड्यूटी मेजरली हॉस्पिटल्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल जैसी जगह पर लगाई जाती है, ताकि सेंसिटिव और इमरजेंसी सिचुएशंस में ये लोगों की मदद कर सके। यही वजह थी कि संजय रॉय आरजीकर हॉस्पिटल में बेरोक टोक आ जा सकता था। वहाँ के मेडिकल स्टाफ ने यह बताया कि वो वहाँ पेशेंट्स को एडमिट कराने, उन्हें बेड दिलवाने के नाम पर दलाली करता था। भवानीपुर का रहने वाला संजय रॉय अपने मोहल्ले में भी बदनाम था। वो खुद को पुलिस फोर्स में बताता था और इसी नाम पर लोगों पर धौंस दिखा, कभी नौकरी दिलाने के नाम पर तो कभी कोई काम करवाने के नाम पर लाखों रुपए ठगता। यहाँ तक उसने अपनी बाइक में कोलकाता पुलिस का स्टिकर भी लगा रखा था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि उसने 4 शादियां की थी, जिसमें पहली 3 अब्यूसिव बिहेवियर के चलते उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी चौथी वाइफ लास्ट ईयर कैंसर से खत्म हो गई थी। संजय रॉय पॉर्न मूवीज और शराब का एडिक्ट था। पुलिस ने बताया कि लोकेशन ट्रैकिंग से ये पता चला कि संजय 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक खड़गपुर के सलुआ गांव में था और 8 अगस्त को वापस कोलकाता लौट आया था। संजय रॉय ने पुलिस को बयान दिया कि 8 अगस्त की शाम वो पहले 4th बटालियन के एक और सिविक वॉलंटियर के साथ शराब पीकर कालीघाट के रेड लाइट एरिया में गया। फिर वहां से रात 11 बजे जिस पेशेंट को उसने भर्ती करवाया था उसे देखने आरजीकर हॉस्पिटल आया और फिर 30 मिनट बाद वहां से निकलकर वो शोभा बाजार के रेड लाइट एरिया में गया। उसके बाद उसने फिर से शराब पी और दोबारा आरजीकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसने लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वो हॉस्पिटल से निकलकर सॉल्ट लेक के पास पुलिस बैरक में जाकर सो गया। जरा सोचिए कि कैसा सिस्टम है। जो शख्स पुलिस में नहीं है वो पुलिस बैरक में बेधड़क ठहर रहा है। कोलकाता पुलिस का कहना है कि संजय के बयान सीसीटीवी फुटेज और फोन की लोकेशन से वेरीफाई होते हैं। संजय के फोन में ढेर सारी वीडियोस भी मिली। साथ ही पड़ोसी और हॉस्पिटल स्टाफ ने उसके शराबी और पॉर्न फिल्म्स के एडिक्ट होने की बात से एग्री भी किया। कोलकाता पुलिस ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर संजय रॉय को ही एकमात्र मुजरिम मानकर अरेस्ट कर लिया। 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। कोलकाता पुलिस अपने इस क्विक एक्शन पर खुद को ही शाबाशी देने लगी। इसे अपनी जीत बता खुद की ही पीठ थपथपाने लगी। He is a criminal of the highest order, which deserves the highest form of punishment. लेकिन किस्सा यहीं थमने वाला नहीं था, क्योंकि इस केस में होते हर नए खुलासे एक नया सवाल छोड़ रहे थे, जिसका जवाब ना तो कोलकाता पुलिस के पास था और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के पास। संजय रॉय की अरेस्ट के बाद प्रोटेस्ट और तेजी से बढ़ गया, क्योंकि डेड बॉडी की प्रीलिमिनरी मेडिकल जांच के बाद आई इंक्वेस्ट रिपोर्ट ने लेडी डॉक्टर के साथ हुई ब्रूटैलिटी को एक्सपोज कर दिया। आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। गर्दन, चेहरा, नाखून, लेफ्ट लेग, बेली, एंकल, राइट हैंड की रिंग फिंगर और होठों पर गहरी चोटें आई थी। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों अलग अलग होती हैं। इस रिपोर्ट के बाद से पूरे देश भर के डॉक्टर्स इंसाफ की मांग करते हुए प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आए, क्योंकि एक आदमी जो नशे की हालत में था वो 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ हुए इस खौफनाक अपराध के पीछे अकेले शामिल नहीं हो सकता था। तीर शायद सही निशाने पर लगा था, इसलिए प्रेशर बढ़ने के साथ कवर अप करने का शर्मनाक खेल भी शुरू हो गया। प्रोटेस्ट कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी मिलने लगी। यह खबर सामने आने लगी कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने ना सिर्फ सबसे पहले इस केस को खुदकुशी बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, बल्कि उन लेडी डॉक्टर की मेंटल हेल्थ पर भी सवाल उठाए। मामला जब बिगड़ने लगा तो इन सब से बचने के लिए एक और ड्रामा रचा गया। प्रिंसिपल संदीप घोष ने पहले तो यह कहते हुए रिजाइन कर दिया कि उन्हें सोशल मीडिया पर डिफेम किया जा रहा है और डिसीज्ड विक्टिम उनकी बेटी जैसी है। लेकिन यह सिर्फ एक दिन का नाटक था, क्योंकि अगले ही दिन संदीप घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। मतलब अंधेर नगरी की इंतहाई हो गई। संदीप घोष की इमेज एक निहायती भ्रष्ट आदमी की है, और यह सिर्फ मेरा कहना नहीं है, बल्कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्स डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली का दिया गया यह बयान है।
वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो हाजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब हाजीकर में जो भी काम होता था सब जगह वो पैसा खाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जो ऐसी हायर पोजीशन पर है, जिसके डीप पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उसके लिए एविडेंसेस मिटाना कितना आसान होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि संजय रॉय तो सिर्फ एक चेहरा है जिसे असली मुजरिमों को बचाने के लिए सामने लाया गया है। या तो सभी कातिलों का काफी गहरा पॉलिटिकल कनेक्शन है, या फिर ये लोग पॉलिटिकल और इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड वाली फैमिली से आते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस केस में जितने लूप होल्स खुलेआम नजर आ रहे हैं, उसको देख इस बात से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। सबसे पहले आते हैं संजय रॉय पर। संजय रॉय को जब अरेस्ट किया गया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज रिमोर्सलेस एंड एरोगेंस से भरी हुई थी। इनफैक्ट उसने पुलिस से कहा कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो। हैरानी की बात यह है कि जिस टाइप की इंजरीज डॉक्टर को हुई थी, उससे ये साफ है कि उन्होंने फाइट बैक किया होगा। ऐसे में सामने वाले के शरीर में भी चोट आई होगी, लेकिन संजय रॉय की बॉडी में चोट तो दूर, खरोच तक नहीं आई। उसका पकड़ा जाना मानो एक मूवी स्क्रिप्ट जैसा हो। क्राइम सीन पर खुलेआम एविडेंस मिल जाना, कल्प्रिट का ऐसा क्राइम करने के बाद ना सिर्फ शहर में रहना बल्कि आराम से जाकर सो जाना। एक और बात, उस रात लेडी डॉक्टर के साथ 4 और जूनियर डॉक्टर्स थे। साथ ही फ्लोर पर कुछ और लोग भी थे जो सीसीटीवी में नजर आए। लेकिन संजय रॉय के अलावा क्या किसी और का डीएनए सैंपल लिया गया? क्या क्राइम सीन पर मौजूद हेयर, ब्लड, सीमेन को पुलिस ने सिक्योरली कलेक्ट कर सभी सस्पेक्ट से मैच करवाया? 35 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, लेकिन प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान आज तक रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया? आखिर इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे शख्स के हाथ होने की संभावना को पुलिस ने खुद से कैसे दरकिनार कर दिया? ये जरूरी है कि प्रिंसिपल की भी कॉल डिटेल्स एंड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स की जांच हो, क्योंकि जिस दिशा में यह केस जा रहा है वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर नजर डालें अगली लूप होल पर, तो इस फ्लोर मैप के अकॉर्डिंग कोलकाता पुलिस ने मेंशन किया कि सीसीटीवी 1 था तो सेमिनार हॉल वाले कॉरिडोर पर, लेकिन वो सेमिनार हॉल के एंट्री गेट को कवर नहीं करता था। सिंस सेमिनार हॉल कॉरिडोर के एंड में पड़ता है, इसलिए उस तरफ जाने वाले लोगों से उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो सेमिनार हॉल के अंदर गए और बाहर निकले होंगे। क्या अंदाजे पर क्राइम सॉल्व हो रहा है? आखिर इतने लंबे कॉरिडोर में बाकी जगह और सेमिनार हॉल के अंदर एक भी सीसीटीवी क्यों नहीं था? क्या सरकारी खजाने से प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जेबें भरने में लगा था? एक सेमिनार हॉल में एक से ज्यादा एंट्री एंड एग्जिट डोर्स होते हैं। एक न्यूज एजेंसी के थ्रू मिली सेमिनार हॉल की इस छोटी सी फुटेज को अगर हम एनालाइज करें तो इस सेमिनार हॉल में कई दरवाजे नजर आ रहे हैं। सरप्राइजिंगली ना ही अब तक सीसीटीवी फुटेज पब्लिक की गई है और ना ही ये डिस्क्लोज किया गया है कि सीसीटीवी 1 की एग्जैक्ट पोजीशन और एंगल क्या था। आखिर कैसे मान ले कि उससे भी छेड़छाड़ नहीं की गई होगी? क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि संजय रॉय के अलावा और भी लोग उस वक्त हॉल में गए हों? कई लोगों ने सवाल उठाए कि जिस हैवानियत से लेडी डॉक्टर गुजरी है, ऐसे में क्या उनकी चीखें और शोर बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया? हॉस्पिटल में वैसे भी शोर शराबा कम होता है और जिस वक्त इस अपराध को अंजाम दिया गया उस वक्त तो माहौल वैसे भी शांत था। ऐसे में जरा सा भी शोर दूर तक सुनाई दे जाता। प्लस यहाँ कॉरिडोर की चौड़ाई इतनी ज्यादा भी नहीं है कि सेमिनार हॉल से आवाज दूसरे रूम तक ना जा सके। अगर हम इस सेमिनार हॉल को ध्यान से देखें तो पहली बात यह एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें आप एक अच्छे सेमिनार हॉल्स जैसे हाई टेक साउंड प्रूफिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये बात इस इमेज से क्लियर भी हो जाती है कि सेमिनार हॉल्स में कोई भी साउंड प्रूफिंग नहीं दिख रही है। इसलिए एक बात तो साफ है कि अगर यहाँ कोई चीखता चिल्लाता है और वो भी रात के सन्नाटे में, तो आवाज बाहर जरूर जाएगी। अब अगर हम पुलिस की थ्योरी को माने कि इसमें एक ही अपराधी शामिल है, तो क्या नशे की हालत में उसने लेडी डॉक्टर को इस तरह से कंट्रोल कर लिया होगा कि वो शोर तक नहीं मचा पाई? यह तो तभी पॉसिबल है जब इसमें कई लोग शामिल हों जिन्होंने या तो लेडी डॉक्टर का मुंह किसी चीज से कवर कर दिया होगा या फिर इस तरह से हमला किया होगा ताकि उनकी चीखों को दबाया जा सके। अगर किसी को भी यह सब मात्र एक थ्योरी लग रही है तो अब हम बात करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी के स्टेटमेंट की, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये साफ कह दिया कि इस अपराध के पीछे एक से ज्यादा लोगों का हाथ है। The amount of fluid they collected from inside her vagina, that was huge amount, and that much amount of semen
may not be possible by sexual intercourse by one single man. So there is every possibility of involvement of multiple men, more than one man. एक आदमी की बॉडी ऑलमोस्ट 15 ग्राम ऑफ सीमेन ही प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसे में विक्टिम की बॉडी से 150 ग्राम ऑफ सीमेन फ्लूइड का मिलना इस फैक्ट को वेरीफाई कर देता है कि इसमें एक से कहीं ज्यादा लोगों ने डॉक्टर तिलोत्तमा के साथ दुष्कर्म किया था। जब बॉडी मिली तो दोनों पैर 90 डिग्री एंगल पर थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पेल्विक गर्डल के तोड़े जाने का जिक्र है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस हिस्से को तोड़ना एक नशे में धुत आदमी के बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। आंखों से जो खून निकल रहा था वो लेडी डॉक्टर के चश्मे के टूटे हुए ग्लास के टुकड़े थे जो आंखों में घुस गए थे। स्कल में इंजरीज इस तरह से आई हैं जिससे सर दीवार पर मारने की बात सामने आई है। साथ ही प्राइवेट पार्ट्स में भी गहरे घाव मिले हैं। चेहरे पर मिले स्क्रैचेस और सेमिनार हॉल के फटे पर्दे ये बयां करते हैं कि लेडी डॉक्टर ने उन हैवानों से अपने को बचाने की काफी कोशिश की होगी। वो अपनी पूरी ताकत से लड़ी होंगी। एज पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट गला घोटने की वजह से थायराइड कार्टिलेज के टूट जाने के चलते उनकी जान चली गई। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अपने आखिरी पलों में उन्हें कितने दर्द से गुजरना पड़ा होगा। अगर लेडी डॉक्टर ने फाइट बैक किया तो थोड़ी बहुत चोट तो उन अपराधियों के भी शरीर में आई होगी। तो फिर पुलिस ने सभी सस्पेक्ट्स की बॉडी का कंप्लीट फिजिकल चेकअप क्यों नहीं करवाया? यहाँ तक ये बात तो साफ हो गई कि या तो संजय रॉय के साथ और लोग भी इसमें शामिल हैं या फिर किसी और को बचाने के लिए संजय रॉय को बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की जनता अब ये समझ चुकी है कि असली कातिलों को बचाने के लिए पुलिस, हॉस्पिटल और सरकार में बैठे भ्रष्ट लोग अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इनफैक्ट हाई कोर्ट तक ने कोलकाता पुलिस के वर्क एथिक्स पर सस्पिशन दिखाते हुए मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई के पास केस पहुंचने पर हड़कंप मच गया। अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई के पहुंचने से पहले ही सबूतों को नष्ट करने की कोशिश शुरू हो गई थी। मैं हैरान हूं ये देखकर कि कैसे एक पूरा महकमा, पूरा सरकारी तंत्र इस साजिश को छुपाने के लिए खुलेआम नए नए हथकंडे अपनाने लगा है। सबसे पहले जिस सेमिनार हॉल में ये क्राइम हुआ उसी के सामने टॉयलेट और रेस्ट रूम में रेनोवेशन के नाम पर एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি চেস্ট মেডিসিন বিভাগের যে সেমিনার রুম সেই সেমিনার রুমের সামনে। এখানে কলকাতা পুলিশের কর্মীরা মোতায়েন রয়েছে এবং যে প্লেস অফ অকারেন্স পিও তার সামনেই এখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে এবং যখন আমরা রিপাবলিক বাংলা এসে পৌঁছই সেই সময় পুলিশ কর্মীরা তারা এখানে প্রশ্ন তোলেন যে আমরা কেন এখানে এবং বারবার যে প্রশ্নটা হচ্ছে একাধিক জায়গায় কিন্তু মেইনটেনেন্স কাজ। और जब इतना करने पर भी दिल नहीं भरा तो फिर ट्रक भर गुंडे भेजकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस कदर आतंक मचाया कि ना सिर्फ सीबीआई के हाथ लगने से पहले सारे सबूत मिटाए जा सके बल्कि धरने पर बैठे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का डर के चलते मनोबल टूट जाए। लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। इस केस को शुरू से ही कवर अप करने की प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा था कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल को यह केस सौंपना, क्योंकि विनीत कुमार गोयल पर 2013 के कामदुनी गैंग केस में लापरवाही और कल्पिट से मिली भगत का आरोप है और यह इस केस की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में मेंशन भी किया गया है। He is the person who is responsible for the Kamduni murder because he was the head of the investigation. He blotched it up completely. And the same thing he has done. Same modus operandi by this Vineet Goyal. But he needs to go. ना सिर्फ न्याय का दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है बल्कि इसके कातिलों को शक्तिशाली पोजीशन पर बैठे आकाओं से शरण भी मिल रही है। अब मैं आपसे कुछ डिटेल्स, थ्योरीज और इनसाइडर न्यूज शेयर करने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं दबी ज़बान से ही सही पर लोगों के बीच पहुंच रही है। और अगर इन थ्योरीज में जरा सी भी सच्चाई है तो यकीन मानिए इस केस में जो जैसा दिख रहा है सच्चाई उससे कहीं ज्यादा बदतर है, क्योंकि शायद इसके तार आरजीकर कॉलेज के इतिहास के काले पन्नों से जुड़ते हैं। कई लोगों का कहना है कि कॉलेज में सेक्स और ड्रग्स का रैकेट चलता है और इस नेक्सस में
2 इंटर्न्स के साथ प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष भी हेविली इन्वॉल्व है। जब लेडी डॉक्टर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और प्रिंसिपल एंड एचओडी को भी इन्फॉर्म किया। जब किसी ने नहीं सुना तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्सपोज करने की वार्निंग भी दी, लेकिन उन्हें धमकाने के लिए सबसे पहले उनकी स्कूटी को तोड़ा गया और फिर उस रात एक प्लान टॉर्चर की साजिश रची गई, जिसके बारे में प्रिंसिपल को पहले से ही पता था, लेकिन यह अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। अब आपके सामने एक व्हाट्सएप ग्रुप में हुई चैट का स्क्रीनशॉट है जिसमें इस कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात हो रही है और इसमें 2 हाउस स्टाफ और एक इंटर्न की बात हो रही है जो यह रैकेट चेस डिपार्टमेंट में चला रहे हैं। आरजीकर कॉलेज का इतिहास रात के अंधेरे से भी ज़्यादा गहरा है। 1999, 2001, 2003, 2006, 2012, 2015 जब भी किसी स्टूडेंट ने कॉलेज में चल रहे सेक्स एंड वीडियो टेप रैकेट को एक्सपोज करने की कोशिश की तो उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया और उनकी मौत को बड़ी सफाई से खुदकुशी का नाम दे दिया गया। उन्हें इतिहास के पन्नों से एक केस है सौमित्रा बिस्वास का। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस न्यूज़ को देखिए जो साल 2001 के इस केस से जुड़ी है और यह बेहद शॉकिंग है। अकॉर्डिंग टू दिस, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलता था। पॉर्न फिल्म्स का शूट मेनली वीकेंड्स में होता था, जिसमें सेक्स वर्कर्स को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ललित मेमोरियल बॉयज हॉस्टल में बुलाया जाता था और जब कभी प्रोस्टिट्यूट का इंतजाम नहीं हो पाता था तो हॉस्पिटल में डाइसेक्शन के लिए आई डेड बॉडीज का इस्तेमाल किया जाता था। कॉलेज में सभी को इस बारे में पता था, लेकिन सिर्फ सौमित्रा बिस्वास ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत की। नतीजा कुछ वैसा ही हुआ जैसा आज हम देख रहे हैं। 25 अगस्त 2001 को सौमित्रा अपने रूम में डेड पाए गए और पुलिस ने बड़ी सफाई से इसे खुदकुशी बता मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज इस केस को 23 साल बीत चुके हैं और सौमित्रा की मां सविता अभी भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है। मधुसूदन साव 1999, सौमित्रा बिस्वास अगस्त 2001, अरिजीत दत्ता और परवीन गुप्ता फरवरी 2003। ये सभी केस आरजीकर कॉलेज से जुड़े हैं। एक्चुअली में ये कॉलेज नहीं, षड्यंत्र का पूरा मायाजाल है। सवाल ये आता है कि क्या 23 साल से भी ज़्यादा वक्त से ये रैकेट कॉलेज में चल रहा है? इस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जिसे आपको पूरा केस समझ आ जाएगा। ये सवाल मेरा सिलेक्टिव वोक लोगों से है कि डॉक्टर तिलोत्तमा कोई छोटे कपड़ों में नहीं थी, वो तो वाइट कोट में थी। सुनसान सड़कों पर नहीं बल्कि अपनी वर्क प्लेस पर थी। वो कोई पार्टी करके नहीं लौट रही थी, बल्कि 36 घंटे की ड्यूटी करके वापस आई थी। कहाँ गए वो शोर मचाने वाले लोग जो बेवजह बातों को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन जब सच में आवाज़ उठानी होती है तो उनकी जुबान तक नहीं हिलती। किसी ने सही कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे में बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही है। अनफॉर्चुनेटली मुझे बंगाली जैसी स्वीट लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा त्रिना बसु जी का। त्रिना जी हमारे चैनल की अर्ली फॉलोअर एंड सपोर्टर में से एक हैं और उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में प्रेजेंट सोर्सेस एंड रिसर्च को हिंदी में ट्रांसलेट करने में हमारी हेल्प की है।